हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल्स। ठीक है, तो अभी हमने अल्कोहल, फिनोल और ईथर में 8 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी बताया था। मैंने पूरा का पूरा अल्कोहल को डिटेल में डिस्कस किया था। फिनोल्स भी हमारा आज खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम क्या शुरू करेंगे, ईथर शुरू करेंगे। तो आज जो पार्ट नंबर 9 है उसमें हम फिनोल के केमिकल रिएक्शन को खत्म कर देंगे, जो हमने स्टार्ट की थी पार्ट नंबर 8 में। अब अगर हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल्स की, ठीक है, तो थोड़ा सा पहले हम कर लेते हैं रिकॉल। क्या? केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल को मैंने आपको बताया था कि जैसे हमने केमिकल रिएक्शन एल्कोहल्स की पढ़ी थी, ऐसे ही हम आज डिस्कस करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल्स। तो इसमें भी मैंने यही बताया था कि इसको ना आप 3 पार्ट्स में क्या कर लो, डिवाइड कर लो, कैटेगराइज कर लो। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एक तो ये कि अगर हमारे पास ये क्या है, फिनोल है, ये क्या था, फिनोल था, कि अगर ये OH बॉन्ड ब्रेक करता है तब कुछ रिएक्शंस निकल के आएंगी। ठीक है, उसके बाद अगर फिनोल से ये पूरा का पूरा OH जाएगा तब कुछ रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे, या फिर पूरा का पूरा फिनोल एज अ होल मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या होएगा, इन्वॉल्व होएगा रिएक्शंस के अंदर, तब हम यहाँ पे रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली अगर यहाँ से H निकलता है तो ये बात हम अब तक जान चुके हैं, अगर यहाँ से H प्लस बाहर निकलता है दैट मीन्स इसका जो बिहेवियर है वो क्या है, एसिडिक है। इसका मतलब कि फिनोल यहाँ पे क्या शो कर रहा है, एसिडिटी शो कर रहा है। मैं आपको कंपैरिजन भी बताया था कि जो फिनोल्स होते हैं वो ज्यादा एसिडिक होते हैं अल्कोहल से। फिर ये भी बताया था कि हम फिनोल्स की एसिडिटी को कैसे बढ़ाते हैं। उसके लिए ना मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम फिनोल पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं तो फिनोल की एसिडिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, वो सब कुछ मैं बता चुकी हूँ। तो अगर हम सिंपल से इस चीज को रिकॉल करें 1 मिनट के अंदर अंदर, तो हम देखेंगे कि अगर हम फिनोल पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को लगाते थे ऑर्थो पैरा पोजिशन पे, तो इसकी एसिडिटी होती थी सबसे ज्यादा। उसके बाद अगर खाली फिनोल है वो आता था दूसरे नंबर पे। ठीक है, और तीसरे नंबर पे हमारे पास ये आता था कि जब हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते थे ऑर्थो पैरा पोजिशन पे। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को लगा देते थे ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे, तो वो हमारा क्या बन जाता था, लीस्ट एसिडिक। तो हमने अगर यहाँ पे कंपैरिजन सीखा तो क्या सीखा कि जब फिनोल पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होएगा एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, देन दिस विल बी द मैक्सिमम एसिडिक इन नेचर। उसके बाद हमारा सिंपल फिनोल होने वाला है, एंड द लीस्ट वन दैट फिनोल विच कंटेन द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मतलब जिसके ऊपर, अगर किसी फिनोल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो उसकी जो एसिडिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सबसे लीस्ट हो जाएगी। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको इजीली क्या कर लेंगे, अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग से या डोनेटिंग से क्या इफेक्ट पड़ता है ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनोल्स। ठीक है, तो ये चीज हम पढ़ चुके थे। उसके बाद मैंने आपको ना रिएक्शन विद मेटल्स भी कराई थी। यहाँ पे मैंने आपको क्या कराई थी, रिएक्शन विद मेटल भी है ना। मैंने फिनोल को रिएक्ट करा के दिखाया था ना आपको, किसके साथ में, मेटल के साथ में। वहां पे फिर क्या बनाया था, सोडियम फिनोक्साइड बनाया था, है ना, सोडियम फिनोक्साइड आयन भी बना के दिखाया था कि कैसे फिनोल रिएक्ट करता है मेटल के साथ में, और कैसे, मतलब कि जो हमारा फिनोल था वो सोडियम के साथ रिएक्ट करता था, फिनोक्साइड आयन बनाता था, साथ में हाइड्रोजन गैस को आउट करता था। वो रिएक्शन हम यहाँ पे पढ़ चुके थे। उसके बाद फिर मैंने आपको एस्टरिफिकेशन भी समझाया था, या मैं बोलूं फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, कि कैसे फिनोल रिएक्ट करता है कार्बोक्सिल एसिड के साथ में, और वहां से हमें क्या देता था, एस्टर देता था, प्लस वाटर का मॉलिक्यूल आउट कर देता था। तो ये तीनों चीजें तो हमने पढ़ ली थी। आज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि जब ये वाला बॉन्ड क्लियर करेगा, और इसमें सिर्फ हम 2 रिएक्शन पढ़ेंगे, एक तो रिएक्शन विद PCl5 और दूसरे हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद जिंक डस्ट। बस इसमें हमें 2 रिएक्शन पढ़नी है सिर्फ। उसके बाद यहाँ पे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें कई सारे पार्ट्स है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टाइप्स हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन समझेंगे कि फिनोल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, फिनोल का रिडक्शन होगा तो क्या होगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे पूरा का पूरा फिनोल एज अ होल मॉलिक्यूल क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो इसमें हम वेराइटीज पढ़ेंगे रिएक्शन की, बट यहाँ पे हम सिर्फ 2 रिएक्शंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अब, कि जब बेंजीन के ऊपर से OH वाला बॉन्ड का क्लीवेज होएगा तो कौन कौन सी रिएक्शंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब अगर मैं हेडिंग डालने लगी हूं, क्लीवेज ऑफ कार्बन OH बॉन्ड, और कार्बन OH भी कौन से वाला है, ये बेंजीन वाला। कौन से वाला, बेंजीन वाला। ठीक है,
ये कार्बन बैठा है ये वाला, ठीक है। तो ये कार्बन और जब ये OH के बीच में क्या होएगा, क्लीवेज होएगा, तब हम कौन कौन सी रिएक्शन को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास जो यहाँ से निकल के आती है वो आती है रिएक्शन विद PCl5। रिएक्शन विद PCl5 या मैं बोलूं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड या मैं बोलूं फॉस्फोरस हैलाइड्स। ये रिएक्शन आज मैं आपको तीसरी बार पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये रिएक्शन हमने 2 बार पहले ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। एक तो जब मैंने हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स चैप्टर पढ़ाया था, तो वहां पे आपको ना मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ाए थे, किसके, हेलोएल्केन्स के या एल्काइल हैलाइड्स के। तो वहां पे भी रिएक्शन आई थी, जब हमने रिएक्शन पढ़ी थी, याद करो किसके साथ में, PCl3 के साथ, PCl5 के साथ। फिर मैंने आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ाई थी एल्कोहल्स की, तो केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स में मैंने PCl3 PCl5 के साथ रिएक्शन करके दिखाई थी, हो गई 2 बार। और आज तीसरी बार जब हम ये रिएक्शन करेंगे PCl5 की विद एल्कोहल, तो फिनोल, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे फिनोल ले लेती हूँ, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, C6H5OH, जो कि क्या है, एक फिनोल है। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन कराती हूँ PCl5 के साथ में, तो मैंने आपको एक बात ये भी बताई थी कि अगर कहीं पे भी PCl5 आता है तो करना कुछ नहीं है, वहां से सिंपल है कि आप POX3 को आउट कर दो एज अ बाय प्रोडक्ट। क्या आउट कर दो, POX3। और ये बताया था कि जब हम PCl3 लेते हैं तो फॉस्फोरस एसिड को आउट कर दो, दैट इज H3PO3 को। तो क्योंकि ये PCl5 है, दैट मीन्स यहाँ से POX3 क्या हो जाएगा, आउट, ठीक है। और मैं X भी क्यों लिखूं, क्योंकि मुझे पता है कि अब मेरा हाइड्रोजन तो क्या है, क्लोरीन है, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ POCl3। तो ये हमारा बाय प्रोडक्ट है POCl3, जो कि यहाँ से क्या हो जाता है, आउट। अगर POCl3 आउट हुआ, मतलब यहाँ से फॉस्फोरस निकले, यहाँ से 3 क्लोरीन निकले, तो कितने बचे मेरे पास, 2 क्लोरीन। कितने बचे, 2 Cl बचे, ठीक है। कितने बचे हैं, 2 Cl। यहाँ से आपका ये ऑक्सीजन भी जा चुका है, वो कब गया होगा, जब ये वाला बॉन्ड टूटा होगा, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या है, एक्चुअली में एक तो हाइड्रोजन है और एक ये वाला कार्बन बैठा है, ठीक है। तो एक Cl इसके साथ भेज दो, एक आप इसके साथ भेज दो, तो क्या हो जाएगा, एक HCl भी यहाँ से आउट हो जाएगा एज अ बाय प्रोडक्ट, और हमें क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन। क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा हमें, अपना प्रोडक्ट। तो अब अगर हम देखें, हमने क्या देखा कि फिनोल की जब हमने रिएक्शन कराई थी PCl5 के साथ में, तो हमें POCl3 मिला, हमें HCl मिला, और साथ में क्या मिला है, क्लोरोबेंजीन मिला है, ठीक है। तो ये हमने रिएक्शन देखी विद PCl5। अब अगर इसके बाद में आपको रिएक्शन कराती हूँ फिनोल की विद जिंक डस्ट के साथ में, किसके साथ में, जिंक डस्ट के। तो फिनोल की रिएक्शन अगर हम जिंक डस्ट के साथ कराते हैं, बड़ी सिंपल रिएक्शन है, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। किसके साथ रिएक्शन कर पढ़ रहे हैं अभी हम, जिंक डस्ट के साथ, ठीक है। तो होता क्या है कि ये है हमारे पास कौन, फिनोल, और फिनोल की रिएक्शन में कराने लगी हूं जिंक डस्ट के साथ, ठीक है। तो होता क्या है, यहां से भी होता वही वाला काम है कि पहले ना यहाँ से ये निकल जाता है, ये वाला हमारा बॉन्ड क्या करता है, ब्रेक करता है, ठीक है। तो यहाँ से जो OH है, इस OH में से ऑक्सीजन को लेके बाहर निकल जाता है कौन, जिंक। क्या बना लेता है, ZNO, जिंक ऑक्साइड। क्या बना लेता है, जिंक ऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट। और यहाँ से जो हमारा निकला था प्रोटॉन H पॉजिटिव, वो वापस आके अटैक कर लेता है इस कार्बन पे, आके इसी कार्बन पे वो चिपक जाता है, और हमारा क्या बन जाता है, बेंजीन। क्या बन जाता है, बेंजीन। तो बड़ी सिंपल रिएक्शन है कि जब हम फिनोल को रिएक्ट कराते हैं विद जिंक डस्ट के साथ, हमें बेंजीन मिलता है, प्लस साथ में क्या मिलता है, ZNO, ठीक है। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, इसको कोई मैकेनिज्म की हमें कोई जरूरत नहीं है, सिंपली रिएक्शन होती है कि यहाँ से जिंक इस ऑक्सीजन को लेके चला जाता है बाहर, H+ बचता है, ये कार्बन बचता है, ठीक है। तो इस कार्बन पे आके इस वाली पोजीशन को एक्वायर कर लेता है कौन, ये हाइड्रोजन, और हमारा क्या बन जाता है फिर से, बेंजीन, ठीक है। तो ये रिएक्शन थी विद जिंक डस्ट। तो जो हमारा सेकंड पार्ट था वो भी यहाँ पे खत्म होता है। अब हमें जो करनी है वो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस करनी है, और वो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हम फिनोल को एज अ होल मॉलिक्यूल क्या कराएंगे, अब ट्रीट कराएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई बॉन्ड के ऐसे तोड़ा फोड़ी नहीं होगी कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन का तोड़ दिया भाई, कार्बन OH का, है ना। तो अब हमारे पास जो फिनोल है ना, एज अ होल मॉलिक्यूल वो क्या करेगा, एक्ट करेगा। तो ये हमारे पास क्या है, C पार्ट, जिसमें हम इस होल मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो अभी इसके अंदर सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो मैंने आपको पहले भी बताया था
कि जब आप इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक इस तरह के रिएक्शंस को पढ़ते हो तो पहले नाम से उसका मतलब समझो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, उसको रिप्लेस कर देगा, उसको बाहर निकाल देगा और उसकी पोजीशन पे आके बैठ जाएगा। ये होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मींस यहाँ पे हमें जो जरूरत पड़ेगी वो किसकी पड़ेगी, एक इलेक्ट्रोफाइल की पड़ेगी। तो अब इसके अंदर जो हमें टाइप्स पढ़ने हैं वो नंबर ऑफ रिएक्शंस पढ़नी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हेलोजिनेशन। तो क्या शुरू करते हैं हम, हेलोजिनेशन को, ठीक है। अच्छा, उससे पहले ना मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, हमने एक बात पढ़ी थी कि जो बेंजीन्स होते हैं वो बड़े आराम से दे देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बल्कि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को थोड़ा ड्रास्टिक कंडीशंस पे देते थे, है ना। या हम वहां पे कोई ऐसे एक्सटर्नल कंडीशन लगाते थे कि रिएक्शन हो जाए, बट प्यार से वहां पे रिएक्शन नहीं होती थी। कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती कौन सी थी, अच्छे से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन के ऊपर। और यहाँ पे तो हमारे पास क्या है, फिनोल है। मीन्स यहाँ पे तो एक OH ग्रुप है। OH ग्रुप में खास बात क्या है कि OH ग्रुप के अंदर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास है 2 लोन पेयर, और लोन पेयर क्या शो करेंगे, प्लस R इफेक्ट, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देते हैं एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, जिसके कारण अब जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कौन सी पोजीशन पे आएगा, ऑर्थो पे और पैरा पे, और ऑर्थो पैरा से H+ को बाहर निकाल देगा, एज अ सब्स्टिट्यूट कर देगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो अब अगर मैं आपको एक बार ये समझाऊं हेलोजिनेशन से पहले कि क्यों ये जो रिएक्शंस अभी मैं कराऊंगी वो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे ही होंगी, मेटा पे क्यों नहीं होगी, उसका मैं आपको एक बार रीजन बता देती हूँ। तो उसके लिए ना आप ये देखो कि ये है मेरे पास फिनोल, ठीक है, और ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ग्रुप नंबर 16 का एक क्या है, एलिमेंट है। इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक बॉन्ड इसने इधर बनाया, एक इसने इधर बनाया, 2 इसके पास क्या बच रहे हैं, लोन पेयर बच रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसके पास 2 लोन पेयर बच रहे हैं तो लोन पेयर शांति से तो बैठेगी नहीं, वो क्या करेंगे, डीलोकलाइजेशन। वो क्या करेंगे, डीलोकलाइजेशन, जिसकी वजह से अगर डीलोकलाइजेशन होएगा मींस ऑक्सीजन यहाँ पे क्या शो कर रहा है, प्लस R इफेक्ट, लिख देते हैं हम प्लस R इफेक्ट। तो जब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यहाँ से यहाँ पे मूव करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। इस पे भी डबल बॉन्ड बन रहा है और इस पोजीशन पे भी पहले से ये क्या है, देखो डबल बॉन्ड है ना। और एक कार्बन नहीं रख सकता एक साथ 2 डबल बॉन्ड को। तो इसका मतलब क्या, बना के देखते हैं पहले हम, कि जब ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पे हाइड्रोजन है और क्या बना है, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड जो है ना अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस पर्टिकुलर कार्बन पे दे देगा, कारण क्योंकि कार्बन के पास बन रहे हैं एडजेसेंट पोजीशंस पे 2 डबल बॉन्ड और वो उसको स्टेबल नहीं बनाते हैं, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड है ऐसे। अब नेगेटिव चार्ज भी क्या करेगा, डीलोकलाइजेशन, ये भी तो आराम से नहीं बैठेगा। अगर ये डीलोकलाइजेशन करेगा तो ये डबल बॉन्ड फर्दर अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे शिफ्ट कर देगा। क्यों किए, क्योंकि जब ये डीलोकलाइजेशन किए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता, तो उससे पहले इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए इस पर्टिकुलर इस वाले कार्बन को। तो यहाँ पे हमने देखा क्या कि ये है हमारे पास रिंग हमारी, इस पे लगा है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, एक डबल बॉन्ड इधर एक इधर, और जो यहाँ पे बन जाता है हमारा नेगेटिव चार्ज। क्या बन जाता है यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज। फिर से वही काम होएगा, नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा, ये आपका फर्दर ऐसे मूव करेगा। तो हम यहाँ से क्या देखेंगे कि डबल बॉन्ड O पॉजिटिव हाइड्रोजन, ये यहाँ पे बना नेगेटिव, फिर से नेगेटिव ऐसे मूव करेगा और ये वाला ऐसे मूव करेगा। तो यहाँ से हमारे पास जो निकल के आएगी फाइनल स्ट्रक्चर वो आएगी तो फिनोली, क्या आएगी, वो फिनोली आएगी। बस डबल बॉन्ड्स की हम पोजीशंस को देखेंगे, वो हमें थोड़ा सा चेंज मिलेंगे, ठीक है। तो अब अगर मैं लिखूं इसको 1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 3 4 एंड 5, तो आप एक चीज नोटिस करो कि 1 से लेके 5 तक का क्या कोई भी ऐसी पोजीशन है मेटा वाली जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बना। यहाँ पे नेगेटिव बना ऑर्थो पोजीशन पे, किस पे, ऑर्थो पे। यहाँ पे नेगेटिव बना पैरा पोजीशन पे, यहाँ पे नेगेटिव बना ऑर्थो पोजीशन पे, बस और तो किसी पे नेगेटिव बन ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या है कि जब OH ग्रुप प्लस R इफेक्ट दिखाता है कि तो वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ओनली। अब अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ही ऑर्थो पैरा पे क्या हो रही है, बढ़ रही है, दैट मीन्स कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है दिस विल बी अटैक ओनली एट ऑर्थो एंड द पैरा पोजीशन। तो अब जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो भी अटैक करेगा ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे ही, ना कि मेटा पोजीशन पे। तो ये कारण है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
फिनोल के अंदर भी क्यों जाती है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, वो मेटा पे क्यों नहीं जाती। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हेलोजिनेशन को। वैसे ये मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कल वाले क्लास में ना एसिडिटी का कैरेक्टर पढ़ाया, तब भी बताई थी, पर फिर भी एक बार बता दी ताकि दिमाग में कोई भी गलतफहमी की गुंजाइश ना रहे 1% भी। ठीक है, हमने अभी देखा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कि इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बढ़ रही है, तो यही कारण है किसका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने का एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ठीक, अब हम पढ़ रहे हैं क्या, हेलोजिनेशन। जो हमारी फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसका नाम क्या है, हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन क्या है वो देखते हैं। हमारे पास क्या है, फिनोल। फिनोल तो होना ही है क्योंकि हम रिएक्शन से किसकी पढ़ रहे हैं, केमिकल फिनोल की। ठीक है, हमारे पास क्या है, फिनोल है। फिनोल की हम रिएक्शन करा रहे हैं Br2 के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ CH2। इसके साथ में CH2 ले लो, आप CaCl3 ले लो, आप CCl4 ले लो। ये हमारे पास क्या है, लेस पोलर सॉल्वेंट्स है। ये क्या है हमारे पास, लेस पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, तो होता क्या है कि जब हम फिनोल की रिएक्शन Br2 के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, CaCl3 या CCl4, तो होता क्या है कि हमें यहां से ना दो प्रोडक्ट मिलते हैं। एक तो ये मिलता है कि हमारा जो ब्रोमीन है वो ऑर्थो पोजीशन पे लगता है, और एक वो लगता है पैरा पोजीशन पे। किस पे, पैरा पोजीशन पे। ये पैरा पोजीशन और ये ऑर्थो पोजीशन, तो ये हमें यहाँ पे मिलते हैं प्रोडक्ट्स। अब समझते हैं कि पहली बात तो कि रिएक्शन मैंने लिख तो दी डायरेक्ट, बट रिएक्शन हुई कैसे होगी। देखो होती ऐसे है कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे Br2 है। अगर हम इसको यहाँ पे समझे क्या है, Br2, तो ये है ब्रोमीन ब्रोमीन। तो यहाँ पे जो बॉन्ड टूटा होगा वो कैसे टूटा होगा, हेट्रोलिटिकली। मतलब यहाँ पे जो क्लीवेज हुआ है वो है हेट्रोलिटिक क्लीवेज, कि एक ब्रोमीन जाएगा पॉजिटिव लेके और एक ब्रोमीन जाएगा नेगेटिव लेके। और हमें जरूरत किसकी है, हमें जरूरत है पॉजिटिव वाले की। क्यों, क्योंकि ये बिहेव करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब पहली बात ये कि मैंने तब तक आपको ये बताया था कई बार कि जब Br2 होता है तो वो होमोलिटिक क्लीवेज करता है, बट साथ में ये बताया था कि Br2 होमोलिटिकली तब क्लीव होता है अगर वो सनलाइट या यूवी की प्रेजेंस में होता है ना। लेकिन अगर लुईस एसिड्स होते हैं तो ये कैसे टूटते हैं, प्लस और माइनस की फॉर्म में। बट अब आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि ये तो लुईस एसिड्स भी नहीं है, ये तो क्या है, लेस पोलर सॉल्वेंट्स है ना। तो फिर अब क्यों टूटे ये प्लस और माइनस में, तो अब जो कारण है ना, हमने यहाँ पे लुईस एसिड्स क्यों नहीं लिए और बिना लुईस एसिड्स के ही ये प्लस और माइनस में क्यों टूटे हमारे हेलोजन, डाई हेलोजन। तो कारण ये है कि यहाँ पे हमारे पास OH ग्रुप बैठा है। कौन बैठा है, OH ग्रुप। और OH ग्रुप क्या करेगा, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेगा। किसके लिए एक्टिवेट करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। अगर वो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए रिंग को एक्टिवेट करेगा तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अगर हम यहाँ पे सोलवेंट लेस क्या बोलते हैं, लेस पोलर भी लेंगे तो लेस पोलर सोलवेंट भी इनको क्या करा देंगे, क्लीव करा देंगे। क्यों, क्योंकि ये जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है रिंग को। तो अगर रिंग जल्दी से एक्टिवेट होगी, ज्यादा एक्टिवेट होगी, तो लेस पोलर सॉल्वेंट के केस में भी हमारा जो डाई हेलोजन है वो क्या हो जाएगा, हेट्रोलिटिकली क्लीव हो जाएगा। अदरवाइज मैंने आपको जब बेंजीन के साथ रिएक्शंस पढ़ाई थी ये, तो बेंजीन के केस में ना मैं यहाँ पे हमेशा लुईस एसिड कैटलिस्ट लेती थी। जैसे FeCl3 लिया था, AlCl3 लिया था, तो वहां पे हमें उतने स्ट्रॉन्ग में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वीक से काम चल रहा है, रीजन OH ग्रुप है और जो हमारी बेंजीन रिंग को क्या कर रहा है, यहाँ पे एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हमने समझा कि ये प्लस माइनस में क्यों टूटे और इनके साथ भी कैसे टूट गए। अब की रिएक्शन कैसे हुई, तो हमने समझा Br पॉजिटिव हमारा निकला यहाँ पे एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब देखो आप, अभी मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के दिखाई थी ना, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन। तो जब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो वो क्या लेके निकलेगा, H पॉजिटिव, और यहाँ पे छोड़ेगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर वो ऑर्थो से जा रहा है और हमारे पास है इलेक्ट्रोफाइल, ये अटैक कर देगा इस पोजीशन पे और वो क्या बना लेगा, ऑर्थो प्रोडक्ट। क्या बना लेगा, ऑर्थो प्रोडक्ट, जिसपे हमारे पास ऑर्थो पे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन। ऐसे ही पैरा पे जो हाइड्रोजन होगा वो क्या निकलेगा, H+ की तरह, और हमारा Br+ आके अटैक कर देगा किस पे, पैरा पोजीशन पे, प्रोडक्ट बन जाएगा ये वाला। तो कहने की बात ये है कि जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था तो इलेक्ट्रोफाइल आया कौन, Br पॉजिटिव, और इलेक्ट्रोफाइल की तरह लीव किसने किया है, यहाँ से H पॉजिटिव ने। किसने लीव किया है, H पॉजिटिव ने। और फिर जो H पॉजिटिव है यहाँ से हमने क्या देखा था, एक Br+ बना था, एक Br-,
इसने तो अपना कर लिया अटैक, काम कर लिया, लेकिन ये जो Br माइनस बना, अब ये इस H प्लस के साथ यहां से क्या बना देगा, HBr, क्या बना देगा वो फिर HBr। ठीक है, तो ऐसे हमारी रिएक्शन ये होती है। अब एक क्वेश्चन और कि ऑर्थो और पैरा में से कौन सा प्रोडक्ट हमारा मेजर होना चाहिए, तो ये चीज भी हमने डिस्कस कर ली थी कि जो मेजर प्रोडक्ट होएगा वो यहाँ पे कौन सा होएगा, हमारा पैरा पोजिशन मेजर। ठीक है, आज मैं आपको फिर से बताती हूँ कि पैरा वाला मेजर क्यों होता है, कि जो पैरा हमने प्रोडक्ट बनाया वो मेजर क्यों बनाया। देखो, पैरा प्रोडक्ट के मेजर बनने का कारण क्या है कि जब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा, वो प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता था, पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाता था, पॉजिटिव चार्ज। ये भी पॉजिटिव चार्ज वाला है, और जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है उसके ऊपर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जब पॉजिटिव अप्रोच करेगा इस वाली रिंग को, ठीक है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। मींस जब Br पॉजिटिव आएगा तो अगर वो इस पोजीशन पे आएगा तो ये आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। तो रिपल्शन होने के कारण ये ब्रोमीन ज्यादा प्रीफर करेगा इस पैरा पोजीशन पे जाना, और इसीलिए पैरा को क्या बनाएगा, ये मेजर प्रोडक्ट। रीजन जो अब तक हमने पढ़ा दोनों चैप्टर्स में सेम ही है, कि क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन होता है ड्यू टू द सेम चार्ज, तो इसलिए जो यहाँ पे हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनता है, पैरा वाला। ठीक है, तो ये हमने समझा हेलोजिनेशन। अब ये है कि हेलोजिनेशन में अभी तो मैंने Br2 लिया इन द प्रेजेंस ऑफ CS2, है ना, लेकिन अगर मैं इस ब्रोमीन वाटर को ना एक्सिस में ले लूं, इसमें ले लूं एक्सिस में, मतलब ये है मेरे पास कौन, फिनोल, और अब मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 3Br2। कितनी, 3Br2। तो अब हमने इसको क्या ले लिया है, ज्यादा अमाउंट में ले लिया है, तो अब जो हमें यहाँ से प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। मतलब अब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे एक साथ आ जाएंगे सारे के सारे ब्रोमीन्स, और हमें क्या मिल जाएगा, अपना प्रोडक्ट 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। क्या बन जाएगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। ये कब हुआ, जब हमने 3Br2 लिया, मींस ब्रोमीन वाटर को हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, एक्सिस में। तब हमारे जो ऑर्थो और पैरा है ये एक साथ क्या हो जाते हैं, एक साथ पोजीशन पे लग जाते हैं, ब्रोमीन एट ऑर्थो पे एंड पैरा पोजीशन पे। तो ये हमने देखा किसके बारे में, हेलोजिनेशन के बारे में। अब अगर इसके बाद में आपको सेकंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराती हूँ, तो सेकंड है आपकी नाइट्रेशन। कौन सी है सेकंड वाली, नाइट्रेशन। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करने लगे हैं नाइट्रेशन को। तो नाइट्रेशन को अगर हम डिस्कस करने लगे हैं तो पहली बात तो ये कि नाइट्रेशन में जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कौन आएगा, वो आएगा NO2 पॉजिटिव। कौन आ जाएगा, NO2 पॉजिटिव। तो आएगा कहां से, यहाँ पे तो आएगा डाइल्यूट HNO3 से, यहाँ पे तो आएगा डाइल्यूट HNO3 से। ठीक है, यहाँ पे डाइल्यूट आएगा तो कंसंट्रेटेड कब आएगा उसकी भी बात करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा सब्र रखते हुए हम करते हैं। ये है हमारे पास फिनोल। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ में। किसके साथ में, डाइल्यूट HNO3 के साथ में। अब डाइल्यूट HNO3 से NO2 पॉजिटिव कैसे बना, पहला सवाल। मैं इसको अगर ऐसे लिखूं HO और NO2, तो H N और O3 लिख सकते हैं। तो ये वाला बॉन्ड आपका ऐसे क्लीव करेगा, ऑक्सीजन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, तो नेगेटिव चार्ज लेगा, ये लेगा पॉजिटिव, और बस ये पॉजिटिव लेगा तो बन गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल। इसी की तो हमें जरूरत थी। अब अगर ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया तो मैंने आपको बताया पूरा प्रोसेस की नेगेटिव जो होता है वो ऑर्थो पैरा पे बनता है ड्यू टू द प्लस आर इफेक्ट ऑफ दैट OH ग्रुप। तो इसलिए हमें यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे, एक ऑर्थो पे और एक किस पे, पैरा पे। लेकिन मिल तो जाएंगे, बट अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा है इसमें से मेजर प्रोडक्ट, है ना, तो आप एकदम से चीख के बोलोगे कि पैरा वाला है। कौन सा है, पैरा वाला। लेकिन अब पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट नहीं है। अब जो ऑर्थो है वो है हमारा मेजर प्रोडक्ट। क्या है, मेजर, और ये वाला है माइनर, क्योंकि क्या है, पैरा, है ना। तो अब हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि अब तक तो हम पैरा पैरा कर रहे थे, अब ऐसा क्या हो गया ऑर्थो में कि ये हमने लिख दिया मेजर प्रोडक्ट। तो इसको अगर हमने मेजर प्रोडक्ट लिखा है उसका कारण क्या है, ड्यू टू द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्या रीजन है यहाँ पे, ड्यू टू द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्योंकि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है किसके अंदर, एट ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पे वो नहीं है। पैरा क्या कर सकता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। मींस ये पैरा और अपने जैसों के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है,
बट ये विद इन द मॉलिक्यूल क्या शो करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो विद इन द मॉलिक्यूल होती है उसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये वाला क्या शो कर सकता है, इंटरमोलिकुलर। क्या शो कर सकता है ये, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट ये क्या शो करेगा यहाँ पे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके कारण ये हमारा होगा मेजर प्रोडक्ट और अब ये वाला क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे शो करता है, तो उसके लिए ना थोड़ा सा हम इसको खोल के लिखते हैं। ये है OH, यहाँ पे है नाइट्रोजन, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन हो जाएगा और ये ऐसे, यहाँ पे अगर मैं NO2 को लिखूं, ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो जाएगी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन या तो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या फ्लोरीन, है ना, उनके साथ बॉन्ड बनाना चाहिए। तो हाइड्रोजन किसके साथ शो कर रहा है, ऑक्सीजन के। दैट मीन्स ये हमारी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और क्योंकि विद इन द मॉलिक्यूल है तो ये क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जिसके कारण ये बन जाता है मेजर और अब ये बन जाता है हमारा माइनर प्रोडक्ट। तो ये हमने पढ़ा नाइट्रेशन। लेकिन अब जैसे मैंने आपको बोला कि हमने लिया है क्या, डाइल्यूट HNO3, है ना, बट मैं तो नहीं लेना चाहती डाइल्यूट, मैं ले लूं अब कंसंट्रेटेड। तो देखते हैं फिर कंसंट्रेटेड से हमें क्या फर्क मिलेगा। ठीक है, तो अब अगर हम डाइल्यूट की बजाय ले लेते हैं कंसंट्रेटेड HNO3, क्या ले लेते हैं, कंसंट्रेटेड। तो अगर हम कंसंट्रेटेड HNO3 ले लेते हैं तो होता ये है, कंसंट्रेटेड HNO3 से हमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। क्या मिलता है कि हमें ऑर्थो पोजिशंस पे भी, ठीक है, और पैरा पोजिशंस पे भी क्या मिल जाते हैं, NO2 ग्रुप। कब, जब हम लेते हैं कंसंट्रेटेड HNO3। और इसको हम क्या बोलते हैं, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्या है, ये फिनोल है। और जिसका दूसरा नाम क्या है, कॉमन नेम क्या है इसका, पिक्रिक एसिड। क्या है, पिक्रिक एसिड। तो अब हमें यहाँ अच्छे से याद, क्या है ये, पिक्रिक एसिड है। ठीक है, ये कब बना, जब हमने कंसंट्रेटेड HNO3 लिया। तो ये डिफरेंस है कि जब हम डाइल्यूट लेंगे तो हमें ऑर्थो अलग मिलेगा, पैरा अलग, जिसमें से पैरा हो जाएगा मेजर ड्यू टू द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट जब हम कंसंट्रेटेड लेते हैं तो हमें पिक्रिक एसिड मिलता है, या मैं बोलूं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल मिलता है। तो ये हमने पढ़ा है क्या, नाइट्रेशन। इसके बाद अब अगर हम डिस्कस करने लगे हैं नेक्स्ट रिएक्शन, और जिसका नाम क्या है, अच्छा जैसे ये है ना, यहाँ पे पॉसिबल है सल्फोनेशन भी, है ना, बड़े आराम से आप सल्फोनेशन करा दो। तो फिनोल पे एक बार, ऑर्थो पे SO3H आ जाएगा, एक बार पैरा पे है सल्फोनेशन। ऐसे यहाँ पे फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन हो जाएगी। ठीक है, R ग्रुप एक बार ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे। तो सेम है बिल्कुल ये वाली रिएक्शंस। तो उनमें तो कोई ऐसा नहीं है कि कुछ एक्सेप्शनल है कि आप ज्यादा क्वांटिटी में ले रहे हो, कम में ले रहे हो, है ना, वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल वे में। या मैं एक बार करके भी दिखा दूं, डाउट नहीं रहना चाहिए बस। तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे करके सल्फोनेशन, तो सल्फोनेशन कैसे हो जाएगी, सेम है बिल्कुल। यहाँ पे है हमारे पास कौन, फिनोल, और इसकी रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, किसके साथ में, H2SO4 की। तो अगर H2SO4 है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, HO और SO3H। ठीक है, HO और SO3H ये दोनों टूटेगा नेगेटिव लेके, ये पॉजिटिव लेके। एक बार इसको ऑर्थो पे लगा दो, एक बार पैरा पे लगा दो, बस बिल्कुल सिंपल। तो ये OH, एक बार आपने SO3H ऑर्थो पे लगा दिया, एक बार लगा दिया है जी आपने इसको पैरा पोजिशन पे। और हमें पता है अब तक तो पैरा है मेजर, ऑर्थो है माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या है, मेजर। ऐसे अगर आप यहाँ पे क्या कराते हो, फ्रीडलक्राफ्ट कराते हो। फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन में हम RX लेते हैं, तो R के ऊपर पॉजिटिव, X के ऊपर नेगेटिव, मीन्स आप ऐसे लोगे ना RX, ये निकलेगा नेगेटिव लेके पॉजिटिव। अब ये बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, एक बार इसको ऑर्थो पे, एक बार इसको पैरा पे, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट, ऑर्थो वाला माइनर। ये तो बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है। ठीक है, और ये हमने डिस्कस भी कर लिया अब तक कई बार। अब अगर हम बात करने लगे हैं किसकी, इंपॉर्टेंट है, मेन रिएक्शन है। ठीक है, एक तो हम पढ़ेंगे अब कोलबेज रिएक्शन, और हम पढ़ेंगे दूसरा रीमल्टीमैन रिएक्शन। कौन सी पढ़ेंगे, रीमल्टीमैन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोलबेज रिएक्शन। तो अगर मैं बात करूं कितनी रिएक्शन हो गई थी, ये 4 है ना, 5th नंबर की या 4th कौन सी है, कोलबेज रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोलबेज रिएक्शन। तो कोलबेज रिएक्शन क्या होती है,
कोल बेस रिएक्शन में जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है सैलिसिलिक एसिड। क्या मिलता है? सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, या मैं बोलूं क्या मिलता है? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बना के दिखाते हैं कैसे। ये है हमारे पास फिनोल। कौन है? फिनोल। ठीक है, फिनोल की रिएक्शन हम सबसे पहले NaOH के साथ कराते हैं। किसके साथ में? NaOH के साथ में। कारण क्या है फिनोल की रिएक्शन पहले NaOH के साथ कराना? ताकि यहां से बन जाए सोडियम फिनोक्साइड आयन। क्या बन जाए? सोडियम फिनोक्साइड आयन। तो होता क्या है कि यहां से ना वाटर का मॉलिक्यूल हो जाता है हमारा आउट। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा? ये H2O आउट हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास? बेंजीन के ऊपर ONA। क्या बन जाएगा? ONA, जिसको हम बोलते हैं सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि फिनोल को हमने पहले NaOH के साथ रिएक्ट करा के इसको फिनोक्साइड आयन में क्यों कन्वर्ट किया? कन्वर्ट करने का कारण ये है, मैंने आपको पहले भी बताया था जब आपको एसिडिटी में पढ़ाया था, अगर आप फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हो तो वहां पे ना आपको क्या मिलते हैं? पॉजिटिव चार्ज भी मिलते हैं, नेगेटिव भी मिलते हैं। बट जब आपने फिनोक्साइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई थी तो आपको सिर्फ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज ही मिले थे। कौन मिले थे? नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या है कि जो फिनोक्साइड आयन है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को प्रोवाइड करता है टू द बेंजीन रिंग। ठीक है, रिंग के अंदर वो नेगेटिव ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को प्रोवाइड करता है। अगर ज्यादा करता है उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी? एट फास्टर रेट हो जाएगी। तो पहले हमने लिया फिनोल, फिनोल को हमने NaOH के साथ रिएक्शन कराई, वाटर बाहर निकाला, सोडियम फिनोक्साइड आयन बना। अब जब हमने इसकी रिएक्शन कराई है CO2 के साथ में, ठीक है, और अब सुनो कारण भी क्या है कि हमने यहाँ पे CO2 लिया। CO2 होता है एक वीक इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है? ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल। तो हमने यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन क्यों कराई? क्योंकि हमारे पास बन गया है सोडियम फिनोक्साइड आयन। तो सोडियम फिनोक्साइड इस बेंजीन रिंग को, मतलब ये जो O नेगेटिव है, इस बेंजीन रिंग को ज्यादा एक्टिवेट करेगा एज कंपेयर टू OH से। किससे? OH से O नेगेटिव ज्यादा एक्टिवेट करेगा बेंजीन रिंग को। तो इसलिए यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में भी हमारी रिएक्शन बड़े आराम से हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या लिया था यहाँ पे? वीक इलेक्ट्रोफाइल। तो जब हमने यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोफाइल लिया तो वीक इलेक्ट्रोफाइल के केस में भी ये जो हमारी रिएक्शन है ना, ये बड़े आराम से हो गई। ठीक है, तो अगर अब ये मैं आगे इस रिएक्शन को कराऊं O नेगेटिव Na और हमने क्या लिया है यहाँ पे? CO2। तो यहाँ से जो हमारा प्रोडक्ट बना वो क्या बना अभी? तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? O नेगेटिव Na। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा? C डबल बॉन्ड O नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, क्या जाएगा? C डबल बॉन्ड OH। तो क्या हुआ कि फिनोल की रिएक्शन कराई, फिनोक्साइड आयन मिला, वीक इलेक्ट्रोफाइल से काम चल गया। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा रिंग को ज्यादा। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? COH O नेगेटिव Na। फिर जब आप इसकी रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में कराते हो, या आप H पॉजिटिव ले लो, बेसिकली हमें तो H पॉजिटिव ही चाहिए है ना। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से O नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? OH के, और यहाँ पे आ जाएगा आपका COOH, और जिसको आप क्या बोलते हो? सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हो? सैलिसिलिक एसिड। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो ये है हमारा, या मैं बोलूं इसको 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पे लिख देती हूँ 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, या तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या फिर आप इसको लिख सकते हो सैलिसिलिक एसिड। इसका कॉमन नेम, ज्यादा हम सैलिसिलिक एसिड ही बोलते हैं। ठीक है, तो क्या देखा? कोल बेस रिएक्शन में फिनोल कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सैलिसिलिक एसिड में। तो कई बार डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि वो कौन सी रिएक्शन है जो फिनोल को कन्वर्ट करा देती है सैलिसिलिक एसिड में। तो कौन सी है वो? हमारी कोल बेस रिएक्शन है, जिसमें हम NaOH को लेते हैं, फिर CO2 को लेते हैं, फिर एसिड के साथ उसको क्या करा देते हैं? हाइड्रोलाइज करा देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हम करने लगे हैं वो भी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कोल बेस रिएक्शन। इसके बाद वाले भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेम रिएक्शंस है। तो नेम रिएक्शन तो वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और वो है हमारी रीमर-टीमैन रिएक्शन। क्या है? रीमर-टीमैन रिएक्शन। तो अब हम बात करते हैं रीमर-टीमैन रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन क्या बोलते हैं? स्पेलिंग को आप थोड़ा सा कर लेना एक बार, इसकी जुगाड़बाजी, इसको चेक कर लेना कि कहीं गलती तो नहीं है। ठीक है, उससे हमें वैसे इतना फर्क नहीं पड़ता। तो रीमर-टीमैन रिएक्शन की अब अगर हम बात करने लगे हैं, तो रीमर-टीमैन रिएक्शन में क्या होता है कि हमारा फिनोल कन्वर्ट हो जाता है। अभी फिनोल कन्वर्ट हुआ था कोल बेस में टू सैलिसिलिक एसिड, अब होएगा टू सैलिसिल्डिहाइड। किसमें?
एल्डिहाइड ग्रुप में, ठीक है, या मैं बोलूं 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड के अंदर। कैसे होता है वो समझते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास होता है फिनोल। क्या होता है? फिनोल। फिनोल की रिएक्शन, अच्छा रिमल्टीमैन रिएक्शन भी हमारी 2 तरीके से होती है। ए टाइप तो वो होता है जब हमारे पास क्लोरोफॉर्म होता है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, और बी टाइप होता है जब हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। मींस कि जब आपके पास CaCl3 होता है, आपके पास CCl4 होता है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ए टाइप, ठीक है। तो फिनोल की रिएक्शन जब हम क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, तो होता क्या है? देखो होता ये है कि हमारे पास है CaCl3, है ना, तो यहां से क्या निकलता है? हाइड्रोजन, और यहां से निकलता है एक Cl, मतलब HCl। तो अगर यहां से एक Cl निकला तो इसने क्या बनाया? CHCl2। क्या बनाया इसने? CHCl2, ठीक है, क्या बनाया? CHCl2। यहाँ पे है O नेगेटिव, तो जो ये CHCl2 है ये आता है इस पोजीशन पे CHCl2, O नेगेटिव के साथ मिल जाता है Na पॉजिटिव, और ये मिल जाता है हमारा इंटरमीडिएट। क्या मिल जाता है? ये इंटरमीडिएट, ठीक है। तो O नेगेटिव Na और CHCl2 ये हमें मिल जाता है। इसके बाद क्या होता है कि पहले क्या था? फिनोल। फिनोल की हमने रिएक्शन कराई क्लोरोफॉर्म प्लस एक्वस NaOH और HCl के साथ में। अब अगर हम इसके फर्दर रिएक्शन कराते हैं विद NaOH, किसके साथ में? NaOH के साथ में, तो होता क्या है कि यहाँ पे हमारा बन जाता है CHO ग्रुप, और यहाँ पे आ जाता है O नेगेटिव Na ग्रुप, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ये हमारे पास क्या बना था? इंटरमीडिएट। फिर इंटरमीडिएट की जब हमने NaOH के साथ कराई तो हमें क्या मिला? O नेगेटिव NaCHO, ठीक है। फिर जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हो तो यहाँ पे आपको मिल जाता है क्या? हाइड्रोलिसिस से यहाँ पे आ जाता है OH, और यहाँ पे बच जाता है आपका CHO। तो इसको बोलते हो सैलिसल्डिहाइड। क्या बोलते हो? सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। और वैसे आप बोलोगे इसको 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या बोलोगे? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ये हो गए इसके नेम। तो हमने क्या देखा कि फिनोल से हमें सैलिसल्डिहाइड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कब मिलता है? जब हम फिनोल की रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, ठीक। तो पहले मिला इंटरमीडिएट, फिर उसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराई, उसने CHCl2 को कन्वर्ट कर दिया CHO में, फर्दर हाइड्रोलिसिस करके हमें क्या मिल गया? अपना ये प्रोडक्ट मिल गया, है ना। अब डाउट ये आ सकता है कि यहां से ये रिएक्शन फिर आगे कैसे हुई, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको थोड़ा सा इस रिएक्शन को सिंपल वे में समझाऊं, मतलब थोड़ा सा डिटेलिंग में बताऊं ताकि आपको समझ आ जाए कि ये क्या हुआ होगा, तो पहले ना एक बार इसको लिख लेना, फिर उसके बाद कंपेयर करना तो ज्यादा आसान रहेगा। तो देखो होता ये है कि हमारे पास क्या होता है यहाँ पे CHCl2। अब CHCl2 है, बेसिकली होएगा क्या कि हम यहाँ से क्या निकालेंगे? बाहर Cl2 को बाहर निकालेंगे। किसको बाहर निकालेंगे? Cl2 को। कैसे? आपके पास है O नेगेटिव NaCHCl2, तो आपने इसकी रिएक्शन करा दो 2NaOH के साथ में। इसके साथ में 2NaOH के साथ में, तो होएगा क्या कि 2NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे, फिर यहाँ से ये 2 Cl और ये 2Na को कर दो बाहर, मतलब कि 2NaCl कर दो बाहर। अब अगर 2NaCl बाहर हो गए तो कितने बचे आपके पास? 2OH बचे। वो 2OH आप लगा दो यहाँ पे। मतलब अगर आपको उस तरीके से समझ नहीं आया तो फिर ऐसे समझ सकते हो। तो ये CH तो था ही, इस पे आपने क्या लगा दिए? 2 OH लगा दिए। इतना समझ आया कि रिएक्शन अगर उस तरीके से नहीं समझ आ रही तो इंटरमीडिएट के बाद हमने क्या किया कि हमने 2NaOH लिए, है ना। तो यहाँ से 2NaCl को हमने आउट कर दिया, 2 ACl 2 Na, तो 2 NaCl आउट हो गए, 2 OH बचे। अब 2 OH हमने यहाँ पे लगा दिए, OH हो गया इतना। अब आप यहाँ से ना वाटर को आउट कर दो, वाटर मोलिक्यूल को, मतलब इसको आउट कर दो, ठीक है। अगर ये आउट हो गया तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ये O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है? C। अब कार्बन पे क्या हो जाएगा? एक तो इसका इलेक्ट्रॉन, है ना, कार्बन के पास क्या है? एक ये वाला बॉन्ड है, एक ये वाला हाइड्रोजन है, ठीक है। एक इसने ये वाला अपना बॉन्ड बना रखा था। अब एक बॉन्ड ये बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ऑक्सीजन का एक, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। मतलब ऐसे देखो, ये वाला जब बॉन्ड गया तो एक कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन बचा, और जब ये हाइड्रोजन टूटा तो एक इसके पास बचा। तो यहां से क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। तो मैं लिख सकती हूँ C डबल बॉन्ड OH, लिख सकते हैं ना आराम से। बस अब आप इसका हाइड्रोलिसिस करा दो, बड़ा सिंपल। क्या करा दो? हाइड्रोलिसिस, तो बन जाएगा वही। बस अब यहाँ पे ना स्टेप्स बढ़ गए और कुछ नहीं हुआ। क्या हो गए?
स्टेप्स बढ़ गए बस। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा आपको डिटेलिंग में समझाया तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, तो ये क्या थी हमारी रिमल्टीमैन रिएक्शन का ए टाइप की, हमने CaCl3 लिया तो क्या बना, सैलिसिल्डिहाइड बना। बट अब अगर मैं CaCl3 ना लेके मैं CCl4 लूं तो क्या होगा। अब अगर मैं क्या ले लूं, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना। तो अब अगर हम क्या लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो अब अगर मैं CCl4 ले लेती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, होगा वही फिर से कि यहाँ से एक Cl, यहाँ से एक H, क्या निकलेगा HCl, क्या निकल जाएगा HCl निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CCl3 बचेगा, CCl3। ठीक है, और यहाँ पे इस O नेगेटिव के पास आ जाएगा Na पॉजिटिव, और यहाँ पे बन जाएगा CCl3। ठीक है, ये क्या बन जाता है हमारे पास, CCl3। फिर जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं फर्दर, अब मैं आपको पूरा खोल के इसको समझाऊं अगर, तो CCl3 है, अब आप इसकी रिएक्शन करा दो 3NaOH के साथ में, किसके, 3NaOH के साथ में। तो अगर 3NaOH के साथ रिएक्शन कराई तो 3 सोडियम और 3 Cl यहाँ से निकल जाएंगे, मीन 3NaCl। कितने निकल जाएंगे, 3NaCl। अगर 3NaCl बाहर निकले तो क्या बचा, तो ये 3 OH आके इस कार्बन पे लग जाएंगे, कर सकते हैं इतना काम तो हम, तो ONa और इस कार्बन पे चिपका दी हमने भाई 3 OH। अब फिर आप यहाँ से ना वाटर के मॉलिक्यूल को क्या कर दो, आउट कर दो। अगर आप यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को आउट कर दोगे, ये फिर से क्या होगा कि एक कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आएगा, जैसे ये वाला बॉन्ड टूटा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूटा तो एक कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आया, और ये हाइड्रोजन गया तो इस ऑक्सीजन के पास आया, तो क्या बना, ONa और कार्बन डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड हो, समझ आया ना। एक ये बॉन्ड टूटा तो इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन आया जो इसने हमने दे रखा था बॉन्डिंग में, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन से जो अपना बॉन्ड बनाया था इस ऑक्सीजन के पास वो इलेक्ट्रॉन आया, तो C डबल बॉन्ड OH हमारा बन गया। ठीक है, फिर आप करा दो इसकी हाइड्रोलिसिस, तो ये हमें फिर से क्या मिल जाता है, सैलिसिलिक एसिड, जो हमें कोलबेज रिएक्शन से भी मिला था, सैलिसिलिक एसिड जिसको बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो रिमल्टीमैन रिएक्शन में आपको सैलिसिल्डिहाइड मिलता है अगर आप क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराते हो विद क्लोरोफॉर्म विद NaOH के साथ, बट अगर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हो विद NaOH तो हमें मिलता है सैलिसिलिक एसिड। तो ये डिफरेंस हमें क्या रखना है याद, और यही मिला था हमें कब, कोलबेज रिएक्शन के दौरान भी। ठीक है, तो किसके दौरान मिला था ये हमें, कोलबेज रिएक्शन के दौरान भी। तो ये रिएक्शंस हो जाती है हमारी खत्म, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट थी, नेम रिएक्शन रिमल्टीमैन भी और कोलबेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद हम अगर करते हैं रिएक्शन अपनी, तो करते हैं बस 2 ही बातें बची अब, एक तो ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। क्या बचा, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। तो बड़ा सिंपल है कि अब हम करा रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल। तो जब हमने ऑक्सीडेशन कराया फिनोल का, होता क्या है, ये है हमारे पास फिनोल। फिनोल की रिएक्शन हम कराते हैं विद किसके साथ में, आप ले लो K2Cr2O7 ले लो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। तो हमारा फिनोल हो जाता है ऑक्सीडाइज, क्या हो जाता है ये, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज भी किसके अंदर हो जाता है, ये डबल बॉन्ड ये बन जाता है, ये बन जाता है हमारा क्या, प्रोडक्ट, और जिसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोक्विनोन। क्या बोलते हैं, बेंजोक्विनोन। ठीक है, तो ये बन जाता है हमारा प्रोडक्ट। ये क्या हुआ, हमने ऑक्सीडेशन कराया फिनोल का, तो ऑक्सीडेशन फिनोल होके क्या देता है, बेंजोक्विनोन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विद H2SO4। ठीक है, अब अगर इसके बाद आप कराते हो रिडक्शन, क्या, रिडक्शन, तो ये है हमारे पास फिनोल। मैं रिडक्शन बोलूं या मैं बोल दूं यहाँ पे हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो जब हम इसका क्या कराते हैं, हाइड्रोजनेशन कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं, प्रेजेंस ऑफ निकल, और टेम्परेचर होता है शायद 500 से 550 के आसपास, मतलब लगभग इस रेंज में होता है टेम्परेचर। तो हमने क्या कराना है यहाँ पे 3H2 के साथ हाइड्रोजनेशन कराना है, या मैं बोलूँ रिडक्शन कराना है। तो क्या होएगा कि अभी ना हर एक पोजीशन पे एक एक हाइड्रोजन था, बट हमने क्या लिए हैं यहाँ पे 3H2, कितने लिए हैं 3H2। तो अगर हम यहाँ पे 3H2 लेते हैं तो होता क्या है कि ये डबल बॉन्ड भी यहाँ से हटके हर एक पोजीशन पे क्या लिख जाते हैं 2-2H2, एक एक पहले था हाइड्रोजन, मतलब ऐसे लिख दूं ना मैं, ये देखो पहले से था ना एक एक हाइड्रोजन, और अब डबल बॉन्ड हटके एक एक और आ जाएगा, तो
टोटल कितने आ जाएंगे, 6 हाइड्रोजन्स, 1 2 3 4 5 और ये बन जाएगा 6। ये बन जाएगा हमारा क्या, प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सानोल। क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सानोल। तो ये हमने क्या देखा है, रिडक्शन। तो ये होता है ऑक्सीडेशन, फिनोल से बेंजोक्विनोन और फिनोल से साइक्लोहेक्सानोल होता है हमारा रिडक्शन। तो यहाँ पे हमारा फिनोल होता है खत्म। बस फिनोल का नोमेनक्लेचर रह रहा है, जो मैं एल्कोहल, फिनोल और ईथर का एक वीडियो में तीनों का एक साथ करा दूंगी। बाकी फिनोल यहाँ पे हो जाता है खत्म। ठीक है, हमने फिनोल का कुछ ऐसा नहीं छोड़ा कि डिस्कस नहीं किया। इसके बाद अब नेक्स्ट क्लास से हम डिस्कस करेंगे ऐसे ही ईथर को। पहले ईथर की स्ट्रक्चर समझेंगे, उसकी प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर उसके केमिकल रिएक्शन। ऐसे करके फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म पूरा का पूरा। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल है, तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को फर्दर शेयर भी कर देना। और अगर आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम चाहिए तो आप प्रेस कर देना बेल आइकन को। थैंक यू सो मच।